ये जब भाषा की बात हम करते हैं दिलीप जी, हम जानते हैं कि देश भर में लगभग हजारों कार्यक्रम होते हैं हिंदी को लेकर के, हिंदी साहित्य और भाषा को लेकर के। अभी भी आप एक कार्यक्रम के सिलसिले में पटना आए हैं जी। तो तब भी ये क्या कारण है कि जो हम हिंदी के बारे में हम सोचते हैं कि ये हमारे राष्ट्र की भाषा बने और इसका प्रचार प्रसार हो, कई जगहों पे तो विरोध अब शुरू हो गया है कई इलाकों में, तो ये कहाँ तक हिंदी क्यों नहीं बन पा रही है राष्ट्रीय भाषा? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं जी, है ना। एक तो ये मान के चलिए कि हिंदी हमारे देश में जो है बहुत सारी भाषा है, उसमें से एक भाषा हिंदी है, ठीक है। और इसको राजभाषा इसलिए बनाया गया होगा कि बहुसंख्यक जो है बोलने वाले हिंदी बोलते हैं। बोलियां जो है, अब तो सवाल ये आ गया बोलियों को लेकर के भी आपके इधर ही जो है ना ये आंदोलन चल रहा है कि भोजपुरी को अलग कीजिए। अब भोजपुरी अलग कर देंगे, अवधी को अलग कर देंगे। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन इन बोलियों को अलग कर दीजिए तो हिंदी में रहा क्या? तो ये हिंदी ही है। मुझे अच्छा लगा जिस प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं वहां पर मगही में कोई सुना रहा था। अच्छा। उसने वाक्य कहा कि मैं इसका हिंदी में अनुवाद नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मगही मैं जो सुनाऊंगा तो हिंदी जानने वाले खुद पे खुद समझ जाएंगे। ठीक है। ये जो धारणा है, जी, बांट करके देखने वाली धारणा जो है ना, वो भाषा का नुकसान करता है कि नहीं हिंदी। तो हिंदी का जो एक व्यापक स्वरूप है, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है, हिंदी को आप कहते हैं कि मातृभाषा से बोलते हैं जी, कि हिंदी भाई किन्हीं की माँ है। माँ के प्रति आपका सहज स्वाभाविक आदर होता है, सम्मान होता है, वो होना चाहिए। सहज, औपचारिक नहीं, ओढ़ा हुआ नहीं, व्यवस्था का नहीं, सहज होना चाहिए। लेकिन जब आप अपनी माँ का सहज रूप में सम्मान करते हैं तो आपके छूटने में जाती किसी की माँ का आप अपमान करें। बिल्कुल। अंग्रेजी किसी की माँ का है, माँ है, तो उसको अंग्रेजी के रूप, माँ के रूप में उसका आपको सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, पूरा विवाद क्या, तो कभी अरे ये को ये हिंदी को, अरे भाई एक माँ को आप दुत्कार करके दूसरी माँ का सम्मान, अपनी माँ का सम्मान आप इसलिए कीजिए कि वो सहज है। माताओं को खड़ा कर दीजिए, बहुत सारी माओं को, और इधर बच्चे खड़े कर दीजिए और आप सब इतना कहिए बच्चों माँ को पकड़ो। हर बच्चा अपनी माँ को पकड़ दे। ठीक है ना। तो माँ का सम्मान जो है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि ये जो हमारी बांटने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो सत्ता की तरफ से हो, चाहे समाज के ठेकेदारों की तरफ से हो, चाहे किसी की तरफ से भी हो, या भाषा के ठेकेदार भी हैं, उनकी तरफ से हो, उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। एक बात। दूसरी बात ये भी है, देखिए हिंदी से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है अभी भी। हिंदी और अंग्रेजी जाकर पत्रकारिता में आप देख लीजिए कितने चैनल जिसमें हिंदी को जानने वालों को कितनी नौकरी मिली। ठीक है ना। तो थोड़ा ये भी है कि रोजगार के अवसर भी हिंदी के माध्यम से। काफी समय से हम लोग बातचीत कर रहे हैं दिलीप जी, लेकिन अभी तक आपकी कविताएं मैंने नहीं सुनी है, कविता तो मैंने ही सुनाई जी। तो कुछ कविताएं जो याद है थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए आप? नहीं याद क्या, मेरे पास पुस्तक है, मैं सुबह से सुना चाहता हूँ। पुस्तक से ही सुनाइए। देखिए मैं ये बता दूं कि अपने रूप से क्या बताऊं, जो इतने से लिख रहा हूं तो लोगों ने मुझ पर काफी लिखा भी है। संग्रह के लिए चयन किया था शमशेर बहादुर सिंह ने, और दूसरा संग्रह खुली आंखों में आकाश, इसका चयन किया था त्रिलोचन जी ने। और तीसरा संग्रह जो था उसकी लिए कविताओं चयन किया था केदारनाथ सिंह जी ने। और छोटा सा हस्तक्षेप के लिए चयन किया था विष्णु खरे ने। और गेहूं घर आया है वो है चयनित कविताओं का संग्रह। अच्छा। उसका चयन किया था अशोक वाजपेयी ने, है ना। बड़े नाम है। और इसके बाद जो संग्रह है माँ गाँव में है, उसके लिए चयन किया था डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। तो मेरा ये सौभाग्य है कि इन लोगों ने किया, बड़े नाम है तो इन्होंने चयन करते हुए जो कुछ सोचा होगा। एक तो ये कि मेरे कविताओं में मेरा गांव देहात नहीं छूटता, लोक नहीं छूटता, मतलब वहां से ताकत भी आती है। और दूसरी बात, वो मेरी अपनी सोच कह लीजिए, मेरी अपनी तैयारी कह लीजिए कि संघर्ष तो अपनी जगह है,
और जो चीजें ऐसी हैं जो कि आपके लिए दुखद हो सकती है, वो हर एक के जीवन में आती है, पूरी मनुष्यता के जीवन में आती है। लेकिन उसके साथ हमारा क्या व्यवहार हो, हम किस रूप में देखें, तो वहां मैंने हमेशा मेरे कम से कम जहन में आई और मेरी कविताओं में भी आती है कि वो चीजें आती हैं। भाई कोई अब मुझे कील चुभाएगा और मैं कहूँ मुझे दर्द नहीं हो रहा, ये तो गलत बात है। दर्द तो होगा, दर्द की बात से, लेकिन उस दर्द को सहने की ताकत मिल जाए और सहने से भी ज्यादा उम्मीद जागृत रहे। ये उम्मीद जो है मेरी कविताओं का एक समझे धुरी है। तो मैं आपको जैसे कविता को लेकर ये कविता सुनाता हूँ, वो है बहुत कुछ है अभी। आदमी कब बोलता है? जब बोलता है तब बोलता है जब लगता है कि अब कुछ भी नहीं है, तब कहता है बहुत कुछ है अभी। कितनी भी भयानक हो सूचनाएं, क्रूर हो कितनी भी भविष्यवाणियां, घेर लिया हो चाहे कितनी ही आशंकाओं ने, पर है अभी शेष बहुत कुछ। अभी मरा नहीं है पानी, हिल जाता है जो भीतर तक सुनते ही आग। अभी शेष है बेचैनी बीज में, अभी नहीं हुई चोट अकेली, है अभी शेष दर्द पड़ोसी में उसका। है अभी घरों के पास मुहावरों में मंडराती छतें। है अभी बहुत कुछ है पृथ्वी पर। गीतों के पास है अभी वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्रों के पास है अभी सपने, सपनों के पास है अभी नींदें, नींदों के पास है अभी रातें, रातों के पास है अभी एकांत, एकांतों के पास है अभी विचार, विचारों के पास है अभी वृक्ष, वृक्षों के पास है अभी छाहें, छाहों के पास है अभी पथिक, पथिकों के पास है अभी राहें, राहों के पास है अभी गंतव्य, गंतव्यों के पास है अभी स्थिज, स्थिजों के पास है अभी आकाश, आकाशों के पास है अभी शब्द, शब्दों के पास है अभी कविताएं। वाह क्या बात। शब्दों के पास है अभी कविताएं, कविताओं के पास है अभी मनुष्य, मनुष्य के पास है अभी पृथ्वी। है अभी बहुत कुछ है पृथ्वी पर, बहुत कुछ। वाह। तो मैं आपको यहाँ पर जो ना एक छोटी सी कविता कहूँगा तो आपको शायद, और मेरी ये कविता काफी प्रसिद्ध और बहुत पुरानी है जी। शायद उसमें है खुली आंखों में आकाश में, जहाँ तक है जी। और ये त्रिलोचन जी को भी बहुत प्रसिद्ध है। अब देखिए, गांव देहात में मैं पला तो शहर में आकर, लेकिन गांव देहात से मैं पूरी तरह अच्छा बसा जी। और मैंने माँ को देखा। ये जमाना वो था जब दूर जाकर के कुओं से पानी लेके आती थी घर की स्त्रियां, माँ, मैं तो माई कहूँगा। हाँ। और सुबह सुबह चक्की चलाई जाती थी, हाथ वाली, है ना। हमारी तरफ दूध बिलोना कहते हैं, दही नहीं जी, दूध बिलोना कहते हैं इसको, जिससे मक्खन निकलता है। अब छोटी सी कविता है जी, स्वागत। रोज सुबह मुंह अंधेरे दूध बिलोने से पहले माँ चक्की पीसती, और मैं घुमेड़े में आराम से सोता। वो जो चक्की का आवाज निकलती थी उसको हम घुमेड़ा कहते हैं। हाँ। को घुमाने से होता था ना। जी जी। और वो इतनी रिदमिक होती है कि उसमें नींद आती है। एक विचार घुमरते हैं ना। आप देखिए शब्दों का प्रयोग। रोज सुबह मुंह अंधेरे दूध बिलोने से पहले माँ चक्की पीसती और मैं घुमेड़े में आराम से सोता। तारीफों में बंधी माँ जिसे मैंने कभी सोते नहीं देखा। वाह, बहुत सुंदर। आज जवान होने पर एक प्रश्न घुमड़ आया है, पिसती चक्की थी या माँ। तो मेरी आपकी कविता माँ गांव में है। जी हाँ, वो ये कविता भी आपकी है। चाहता था आ बसे माँ भी यहाँ इस शहर में, घर माँ चाहती थी आए गांव भी थोड़ा साथ में, जी, जो न शहर को मंजूर था न मुझे, न आ सका गांव न आ सकी माँ ही शहर में। ये लंबी कविता है आपकी। हाँ, ये सगराई माँ गांव में है, उसी से है, उसी में ये है। जी। और ये भी काफी चर्चित कविता है। माँ को लेकर के
स्त्री को लेकर के, पत्नी को लेकर के मेरी अनेक कविताएं हैं। लेकिन मेरे यहाँ जो है ना, समाज तो बोलता है लेकिन लोक की ताकत के साथ बोलता है। वो आपकी रचनाओं में मैंने देखा है। धर्मयुग के ज़माने से मैं पढ़ता रहा हूँ, आपको तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा है। इसके पहले जो बातें हम लोग कर रहे थे, आपने दो बातें कही हिंदी भाषा को लेकर के। एक तो ठेकेदार लोग पैदा हो जाते हैं, हाँ, और दूसरा ये है कि जो आपसी भाषाओं का या बोलियों का जो अंतर संबंध है वो बना रहना चाहिए। जब ठेकेदार वाली बात आपने कही तो मुझे एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका इतना लंबा अनुभव है। और आजकल क्या होता है कि मैंने अनुभव किया है कि साहित्य में रचने के लिए, बसने के लिए या लोकप्रियता हासिल करने के लिए कई लोग ऐसे हैं जो स्वांतः सुखाय लिखते हैं, वो सामने नहीं आ पाते। उनके अपने निजी कारण भी होते हैं, कई बार वो उसमें सफलता उन्हें नहीं मिलती है जिस तरह की आजकल ज़रूरत होती है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वांतः सुखाय शब्द जो है इसका मैं सही अर्थ में अपनी तरफ से जो मैं जानता हूँ, ये आया तो तुलसी के यहाँ से, हाँ, कि स्वांतः सुखाय के। रचनाकार स्वांतः सुखाय भी लिखता है, रचनाकार सत्ता सुखाय भी लिख सकता है। बिल्कुल। रचनाकार जो है किसी और सुखाय के लिए लिख सकते। तो वहाँ कवि कहना चाहता है कि रचना सबसे पहले स्वांतः सुखाय होनी चाहिए। यानी आपकी जरूरत तो लिखिए, हाँ, किसी और की जरूरत के लिए मत लिखिए। हाँ, आपको पैसा कमाना है या राजा की चाटुकारी करना है या दरबार की वाह करनी है और कुछ प्राप्त करना है, वो कविता नहीं है, रचना नहीं है। मतलब असली रचना वो है जो सबसे पहले आपकी है। शमशेर जी के शब्दों में कहूँ तो कहते हैं, रचना जितनी निजी आपकी होती है वो फिर सबकी बनती है। जी, लेकिन ये निजी से सबके बनने के बीच में जो एक बहुत बड़ी खाई होती है कि आप वहाँ तक कई बार पहुँच नहीं पाते। हाँ। बड़ी पत्रिकाओं तक नहीं पहुँच पाते, बहुत बड़े प्रकाशकों तक नहीं पहुँच पाते। बहुत सारे जो ऐसे कहना चाहिए अकादमियाँ हैं या संस्थाएं हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती है। तो क्या कमी रहती है? ये रचनाकार की कमी है? ये रचनाकार की कमी नहीं होती है। देखिए, मेरे पास तो अब उम्र मेरी बड़ी हो गई है, तो कई युवा साथी कभी कभी कहते हैं साहब कुछ शुभकामनाएं दीजिए। मैंने कहा मैं एक ही देता हूँ कि आपकी रचना धर्मिता बनी रहे। हाँ। मैं कभी नहीं कहता आपको ये पुरस्कार मिल जाए, आपको ये मिल जाए। आपकी रचना धर्मिता, सबसे बड़ी चुनौती तो आज की है कि आपकी रचना धर्मिता बनी रहे। ये व्यक्ति के खतरे उठाने के बाद जो मुक्ति बोर्ड ने की थी, ये वो सोच समझ के बहुत गहरी बात है। ये आज भी हम बहुत बार कविता में जब हम लिखते, रचना में लिखते हैं, उसको अगर जीवन में सीधे से कहने को कह दिया जाए तो घबराएंगे कि यार कि पता नहीं क्या परिणाम निकले। ये जो आप बात कह रहे हैं, असल में साहित्यिक परिदृश्य में भी कुछ गलत तरह की जो है प्रवृत्तियां या गलत तरह के लोग आ जाते हैं जो कोशिश करते हैं। मतलब ये इस दुर्भाग्य से ज्यादा क्या होगा कि कोई ये कहे, मतलब आजकल अगर मैं थोड़ा सा उसको मजाक में लेके कहूँ कि आज कईयों को चिंता ये रहती है कि मेरी रचना भले ना छपे पर उसकी नहीं छपनी चाहिए। मुझे भले ही ना मिले पर उसको तो मिलना ही नहीं चाहिए। ये क्या चीज है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी रचनाएं अब ये ठीक है, हमारे यहाँ तो बहुत पहले जो है भवभूति कह गए थे जी कि वो जमाना आएगा जब मेरी रचनाओं को लोग समझेंगे। और लेकिन सवाल ये है कि आज के उसमें ये ठीक है कि त्वरित इंस्टेंट का जमाना है कि हम भी चाहते हैं कि तुरंत मिल जाए, लेकिन उसके में बाधक तत्व भी बहुत है जी, है ना। उसे पत्र एक ही पत्रिका ले लीजिए जो संस्थागत है, एक संपादक आ जाएगा तो अपना कुछ बना के बैठ जाएगा, बिल्कुल। दूसरा संपादक आ जाएगा तो दूसरा, यानी कि आप उस समय लगता है जैसे आप तो रचनाकार है ही नहीं। दूसरा कोई सही आदमी आ जाता है तो आपकी रचनाओं को ऐसे छापता है जैसे आपसे बात। मेरा प्रश्न पूछने का मतलब विवेक जी यही था कि आजकल जिस तरह से राजनीति भी अलग तरह की हो गई है, उसी तरह से साहित्य की राजनीति ये हमेशा रही है। साहित्य में राजनीति का प्रवेश ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हो रहा है, वो हमेशा से रहा है। प्रेमचंद के जमाने में भी राजनीति अपने ढंग से रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी
ने अगर इतिहास ना लिखा होता हाँ तो कबीर और जो सिद्ध कवि थे बिल्कुल, वो तो पीछे फेंक ही दिए गए थे। एकदम एकदम एकदम। तो लेकिन सवाल यह है कि उनको भी तभी उठाया गया ना जब उनमें कुछ ताकत थी। जी तो रचना में जो ताकत है हाँ वो कुछ दिनों के लिए अदृश्य की जा सकती है, लेकिन ये आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। जी और खुद भी मैं भुगता भी है मैंने और भुगत भी रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसी उसमें अड़े रहते हैं हाँ कि भाई ये सामने कैसे आ जाए। आप मान लीजिए कोई पत्र निकाल रहे हैं और आपने मेरी रचना छापनी चाहिए, 3 आदमी आ जाएंगे वहीं से, किसकी रचना छाप रहे हो भाई हाँ और क्यों छाप रहे हो। तो कई दफा हो सकता है कि आप प्रभावित भी हो जाए।